हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा आए दिन एग्जाम में ऐसे ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं जो बहुत ही अटपटे टाइप के होते हैं, जिसे टॉपिक के माध्यम से कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करवाने के लिए हम एडिटोरिया के बुक से 5000 प्लस जीएस क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर आए हैं, जिसे हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक हम लोग देख चुके हैं, लगभग 150 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के माध्यम से 50 और प्रश्न को कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि हमारे आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आपके शेयर और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, तो सपोर्ट करें हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम परितंत्र मतलब कि ऐसा तंत्र जो मानव निर्मित हो। इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बगीचा जो है यह कृत्रिम परितंत्र हो जाएगा, जबकि वन, झील और समुद्र यह प्राकृतिक परितंत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट जलवाष्प के द्वारा होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जलवाष्प। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। दोस्तों, भारत का जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? दोस्तों, भारत में सर्वाधिक भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। कौन सा वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही है? तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हिमालय की जो पश्चिमी भाग का चौड़ाई है, पश्चिमी भाग का जो क्षेत्रफल है वो पूर्वी भाग के चौड़ाई से ज़्यादा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? अरब सागर में पूछ रहा है, यानी कि पश्चिम की तरफ गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी है जो अरब सागर में गिरती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी नर्मदा नदी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा। अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? दोस्तों, चाय की खेती के लिए अम्लीय मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अम्लीय मिट्टी। और ढलान पर होने वाली खेती है चाय की खेती, ये भी आप ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, मानसून निर्वर्तन होता है। तो दोस्तों, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी के तरफ मानसून निर्वर्तन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों, वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। क्या है? काराकस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काराकस वेनेजुएला की राजधानी है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं। भारत चक्रवात, तो भारत में चक्रवात आता है, बिल्कुल सही है। चीन में आने वाली चक्रवात को टाइफून कहते हैं, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया में आने वाली चक्रवात को विली विली कहते हैं, ये भी सही है। अमेरिका में हरमट्टम नामक चक्रवात आता है, बागिया वहाँ कोई भी चक्रवात का नाम नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पूछ रहा है इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका, बागिया, ये सही सुमेलित नहीं है।
अगला प्रश्न है कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति यह कर्क एवं मकर रेखा के बीच पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कर्क और मकर रेखा के बीच। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति का संबंध मूल कर्तव्यों से है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशा तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों प्रेग्नेंट लेडी के लिए सहायता, मातृत्व सहायता और मनोचित कार्य दशाओं के लिए सहायता अनुच्छेद 42 में किया गया है। इसका उपबंध अनुच्छेद 42 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। चलिए देख लेते हैं। पहला कथन है इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी आयु हो तक होता है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि उसका कार्यकाल 6 वर्ष तक का होता है लेकिन उम्र 65 वर्ष का होता है। 65 वर्ष और 6 वर्ष में जो भी पहले हो जाता है उस आयु तक उस नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। अगला कथन है यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रहता है। ये भी गलत है। तीसरा कथन है इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। ये भी गलत है क्योंकि इसका वेतन संविधान में निहित है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये सभी कथन गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15%। अगला प्रश्न है रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है। तो दोस्तों रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है। किसमें आता है? न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था। तो दोस्तों दल बदल अधिनियम 1985 ईस्वी में संशोधित किया गया था। 1985 के संशोधन के तहत पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधित कर्तव्यों का उल्लेख है। तो यह उल्लेख अनुच्छेद 78 में है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातः काल की भूमि लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों दक्षिण कोरिया लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, आप कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगला प्रश्न है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। तो कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 जून 1947। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन
लॉर्ड बेवेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड बेवेल के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी? दोस्तों, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 अप्रैल 1857। अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। इसमें कौन सा ऑप्शन है जो बहावी आंदोलन का क्षेत्र नहीं रहा था? तो हो जाएगा असम। असम में बहावी आंदोलन नहीं हुआ था, बहुत कम देखने को मिला था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम। अगला प्रश्न है, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं। तो एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक B.S. नायपॉल है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने को कह रहा है। एक तरफ हुई संधि दिया हुआ है और दूसरी तरफ कब हुआ था, यानी उसका ईस्वी दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। सूरत की संधि या 1775 ईस्वी में हुई थी। पूना की संधि या 1817 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी और देवगांव की संधि या 1803 ईस्वी में हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 1 और 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो दोस्तों, मृच्छकटिकम से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृच्छकटिकम। अगला प्रश्न है, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो दोस्तों, कलिंग के जो शासक खारवेल थे यह जैन धर्म के अनुयायी थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैन धर्म। अगला प्रश्न है, भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? दोस्तों, भीतरी स्तंभ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित किया गया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। यह पल्लव वंश के शासक थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पल्लव शासक। अगला प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नर की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने कहा था? दोस्तों, चंद्रगुप्त के विषय में यह एरिन नामक लेखक ने लिखा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एरियन। अगला प्रश्न है, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मानव के कान तथा मस्तिष्क में 1/10 सेकेंड रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण आइरिस के द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आइरिस। अगला प्रश्न है, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है? तो रक्त की अशुद्धियां यह वृक्क यानी कि किडनी में जाके छनती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? दोस्तों, रक्त का 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। तो एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन फ्लोरिजीन है, फ्लोरिजीन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो इंद्रधनुष परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो एक ही पदार्थ के 2 अणु के बीच जब कार्यकारी आकर्षण बल होता है तो उसे ससंजक बल कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ससंजक बल। अगला प्रश्न है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं?
दोस्तों किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो जब क्षारक को जल में घोलेंगे तब OH- आयन मुक्त होगा। क्या मुक्त होगा? OH- आयन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नींबू के रस का पीएच मान होता है। तो दोस्तों नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। यह अम्लीय होता है। कितना होता है? 2.2। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो दोस्तों बादल और वायुमंडल का तैरना श्यानता के कारण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्यानता। अगला प्रश्न है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो छाया में पनपने वाले पौधे को सियोफाइटस कहते हैं। क्या कहते हैं? सियोफाइटस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा है। किसके बीच की सीमा रेखा है? रूस और फिनलैंड की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 मई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत 2007 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 2007 ईस्वी में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है। तो भारत में मुद्रास्फीति के प्राचलन का सबसे प्राकलन माप CPI है। क्या है? CPI। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी से शेयर कीजिएगा। जय हिंद।